चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में बात करी थी? पुंकेसर के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। जहां हमने कहा था कि जो पुंकेसर होते हैं वो पुष्पासन पर लगे होते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये नर भाग होता है या नर जन्नांग होता है, ठीक है। इसमें एक लंबा तंतु होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं, ये कहलाता है परागकोश। ये परागकोश द्विपालित संरचना है। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, ये दो कोष्ठ और ये दो कोष्ठ। इसलिए जो पुंकेसर होता है वो द्विपालित और चतुर्कोष्ठीय संरचना होती है। फिर हमने उसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात की थी। इसका प्रत्येक कोष्ठ लघु बीजाणु धानी कहलाता है, क्योंकि इनके अंदर लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु की संरचना में हमने उनकी चारों परतों के बारे में बात करी। फिर आंतरिक कोशिका समूह के बारे में बात करी, इस ऊतक के बारे में। ये जो ब्लैक कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस कोशिका समूह को, इस सजातीय मृदुतकीय कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा हमने। और कौन सा ऊतक? बीजाणुजन ऊतक, क्योंकि इसी से बीजाणु की उत्पत्ति होगी, ठीक है। बीजाणुजन ऊतक की जो प्रत्येक कोशिका होती है, हर कोशिका, हर एक कोशिका आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन करेगी और अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। लघु बीजाणुओं का निर्माण करने वाली ये प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, ठीक है, क्लियर। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है लघु बीजाणु जनन, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं बेटा। लघु बीजाणु जनन जो अगला टॉपिक है, लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। वापस ध्यान दीजिएगा, पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 3 है। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, ठीक है। तो चलिए नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लघु बीजाणु जनन, माने कि लघु बीजाणुओं की उत्पत्ति। जनन माने उत्पत्ति या लघु बीजाणुओं का पैदा होना, ठीक है। मैं आप जानकारी के लिए बता दूं एक बार और कि लघु बीजाणु को ही परागकण कहा जाता है, ठीक है। तो लघु बीजाणु या परागकण की उत्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अगर टेक्निकल डेफिनेशन कहें तो पहले हम यहां समझ लेते हैं, फिर टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमने कहा था कि जो पराग कोश होता है वो एक चतुर्कोष्ठीय संरचना होती है, 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोष्ठ के भीतरी भाग में पाया जाता है कोशिकाओं का समूह, सजातीय मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह, ठीक है, जिसे कहा जाता है क्या? बीजाणु जन ऊतक, ठीक है। इस बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका, हर एक कोशिका, वो जब परिपक्व हो जाती है लघु बीजाणु धानी, तब ये बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका कहलाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। तो बीजाणु जन ऊतक जब परिपक्व हो जाता है तो इसकी प्रत्येक कोशिका अब लघु बीजाणु के निर्माण में भाग लेने लगती है, इसलिए इसकी प्रत्येक कोशिका को कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और आप सबको पता है कि जब भी किसी एक कोशिका में, ये 2n कोशिका होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका,
जब भी किसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उससे कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में संपन्न होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। प्रथम विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं और द्वितीय विभाजन से उन 2 कोशिकाओं से कुल 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है? तो इस प्रकार लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो एक द्विगुणित कोशिका है, वो 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है अपना अर्धसूत्री विभाजन पूरा करने पर। और प्रत्येक कोशिका कैसी होगी आपको सबको पता है, गुणिता के आधार पर। उनकी गुणिता क्या होगी? अगुणित होगी। ठीक है? इससे पहले हर कोशिका द्विगुणित थी। अब जो हर आगे की कोशिकाएं बनेंगी वो कैसी होंगी? हमेशा अगुणित होंगी। ठीक है? तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किनका निर्माण हो जाता है? लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण हो जाता है। ठीक है? क्लियर? एक जो स्पेशल बात है इसके संबंध में, वो क्या बात है कि जब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाएं बनती हैं, तब ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। 1, 2, 3 और एक कोशिका पीछे। ठीक है? माने कि 4 के समूह में रहती है और इस 4 के समूह को हम कहते हैं चतुष्क। ठीक है? अगर पूरा नाम कहें तो किसका चतुष्क है? लघु बीजाणुओं का चतुष्क है, इसलिए इसे कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। क्लियर है? फिर जब विकास पूर्ण हो जाता है तब ये लघु बीजाणु चतुष्क के प्रत्येक लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग होकर ये एक संरचना बनाते हैं। ठीक है? यही संरचना क्या कहलाती है? ये संरचना कहलाती है लघु बीजाणु या परागकण। ठीक है? पहले ये 4 के समूह में रहता है इसलिए हमने इसे क्या कहा था? चतुष्क कहा था। तो बात समझ में आई? ये सारी क्रिया कहां हो रही है? लघु बीजाणु धानी के अंदर हो रही है। ठीक है? तो वापस देखिए, अपरिपक्व अवस्था में लघु बीजाणु धानी में कोशिकाओं का सजातीय मृदुतकीय कोशिकाओं का एक समूह रहता है। ठीक है? जिस समूह को हम क्या कहते हैं? बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। जब ये परिपक्व हो जाता है तो इसकी प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से प्रारंभिक अवस्था में जुड़े रहते हैं। यह अवस्था लघु बीजाणु चतुष्क कहलाती है। कुछ समय बाद चतुष्क की प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से अलग हो जाती है और तब बनते हैं क्या? परागकण या लघु बीजाणु। क्लियर? तो ये था हमारा टॉपिक जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सॉरी उसके बाद हम बात करेंगे परागकण की संरचना या लघु बीजाणुओं की संरचना। तो समझ में आई किसे कहते हैं लघु बीजाणु जनन? डेफिनेशन की बात करें, क्या है डेफिनेशन? ध्यान दीजिएगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की घटना को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए ध्यान से, द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है? तो हेडिंग डालिए लघु बीजाणु जनन। बस यही टॉपिक है बेटा, यही टॉपिक था। आज लेट कैसे हो गए? चलो कोई नहीं, है ना, स्टार्ट करो। लिखना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लिखवाया, अब लिखिए। हेडिंग डाली बेटा लघु बीजाणु जनन। लिखिए। लिखिए इसमें परिभाषा लिख सकते हो क्या कैसे कहते हैं लघु बीजाणु जनन? पहले हम डेफिनेशन देते हैं फिर थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। लिखिए
द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित, चार अगुणित, चार अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, चार अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर डेफिनेशन पूछ ले एक नंबर में कि लघु बीजाणु जनन किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। अब पैरा चेंज कीजिए, अब हम डिटेल बात कर लेते हैं इसकी कि क्या प्रक्रिया होती है, स्टार्ट यहां से करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई थी ये बात आप लोगों को? चलिए तो लिखिए जरा। अच्छा, देखिए ध्यान से, लघु बीजाणु, सॉरी, बीजाणु जन उत्तक और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में फर्क क्या होता है बेटा? जब अपरिपक्व अवस्था रहती है लघु बीजाणु धानी की, तो उसके केंद्रीय भाग में कोशिकाओं का एक समूह रहता है, सजातीय मृदुतकीय कोशिकाओं का एक समूह रहता है। इस समूह कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं बेटा? उत्तक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उत्तक बाद में लघु बीजाणुओं के निर्माण को करेगा या लघु बीजाणु के निर्माण को पूरा करेगा, इसलिए इस उत्तक को कहा हमने लघु, सॉरी, बीजाणुजन उत्तक। अब बीजाणुजन उत्तक केंद्रीय भाग में है। जो लघु बीजाणु धानियां जब परिपक्व हो जाती हैं, जब वो स्टार्ट कर देती हैं लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, तब इस उत्तक की प्रत्येक कोशिका जो लघु बीजाणु बनाएगी उसे हम क्या कह देते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ठीक है, लिखिए आगे। तो पहले तो ये कहलाएगा बीजाणुजन उत्तक, लेकिन जब वो प्रारंभ कर देगा लघु बीजाणु को बनाना, तो उसकी हर कोशिका क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाएगी। लिखिए बेटा। स्टार्ट करें बेटा। लघु बीजाणु धानी के केंद्रीय भाग में, लघु बीजाणु धानी के केंद्रीय भाग में सजातीय मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह, सजातीय मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह। देखो हमने क्यों कहा सजातीय? क्योंकि इन कोशिका समूह का विकास एक ही कोशिका से होता है, तो उस एक ही कोशिका से होता है, इसलिए सभी कोशिकाएं क्या है? सजातीय हैं, है ना? क्लियर है? इसलिए इसे कहते हैं सजातीय, और चूंकि ये मृदुतकीय है इसलिए मृदुतकीय कोशिकाएं। सजातीय मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह रहता है जिसे बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। जिसे बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। वापस सुनिए। लघु बीजाणु धानी की अपरिपक्व अवस्था में केंद्रीय भाग में सजातीय मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है, सजातीय मृदुतकीय कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है। ठीक है, जिसे बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। ठीक है रोहित, आगे देखिए। बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका, अब यहां पर आए हैं,
बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। यह कोशिका द्विगुणित होती है। यह कोशिका द्विगुणित होती है। जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से चार अगुणित जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये चारों अगुणित कोशिकाएं ये चारों अगुणित कोशिकाएं लघु बीजाणु होती हैं। चारों अगुणित कोशिकाएं लघु बीजाणु होती हैं। चारों अगुणित कोशिकाएं लघु बीजाणु होती हैं। आगे देखिए, ये लघु बीजाणु निर्माण के समय ये चारों लघु बीजाणु, ये लिखिए, ये चारों लघु बीजाणु निर्माण के समय आपस में जुड़ी रहती हैं। आपस में जुड़ी रहती हैं। चार कोशिकाओं के समूह को चार कोशिकाओं के समूह को चार कोशिकाओं के इस समूह को लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक है, पैरा चेंज कीजिएगा। अब ये चतुष्क अवस्था आ जाती है बेटा। अब इस चतुष्क अवस्था में जैसे जैसे पराग कोश और ज्यादा परिपक्व होगा और स्फुटन की तैयारी करेगा, ठीक है, जब ये स्फुटित होने वाला होता है, जब ये फटने वाला होता है, तो चतुष्क की प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है और अलग हुई प्रत्येक कोशिका परागकण या लघु बीजाणु कहलाती है। ठीक है, ये तो लघु बीजाणु चतुष्क, ये लघु बीजाणु। तो आगे लिखिए पैरा चेंज करके। जैसे 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 परागकोश परिपक्व जैसे जैसे परागकोश परिपक्व और स्फुटित होता है, जैसे जैसे परागकोश परिपक्व व स्फुटित होता है, जैसे जैसे परागकोश परिपक्व व स्फुटित होता है, तब ये लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तब ये लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक दूसरे
जैसे जैसे परागकोश परिपक्व व स्फुटित होता है, पराग कण सॉरी लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पराग कण के रूप में विकसित हो जाते हैं और पराग कण के रूप में विकसित हो जाते हैं और पराग कण के रूप में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बन गया बेटा आपका क्या, पराग कण। क्लियर है? और यहां ये टॉपिक खत्म होता है लघु बीजाणु जनन। इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, परागकण या पॉलन ग्रेन। है किसी को डाउट? तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम परागकण के बारे में। ठीक है, तो इसी परागकण को हम यहां बड़ा कर लेते हैं साइज में। चलिए, तो एक प्रारूपिक जो परागकण होता है, वो एक प्रारूपिक परागकण दो आवरणों से घिरा होता है। ठीक है, एक बाह्य आवरण, दूसरा आंतरिक आवरण। ठीक है, और इसमें रहता है एक बड़ा केंद्रक। ठीक है बेटा, ये लघु बीजाणु या परागकण है। इस लघु बीजाणु परागकण में दो आवरण होते हैं। एक होता है बाह्य चोल और एक होता है अंतःचोल। ठीक है, जो बाह्य चोल होता है, वो बाह्य चोल अलग अलग अलंकरणों से अलंकृत होता है। जैसे कि यहां आप देख रहे हैं कि बाह्य आवरण क्या होता है, सपाट नहीं है, इस पर विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं कांटेदार संरचनाएं होती हैं, हो सकती हैं, जैसे यहां दिख रहा है। अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के परागकणों में ये संरचनाएं अलग अलग होती हैं। कुछ में धारीदार होती है, ठीक है, कुछ में सर्पिलाकार संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये बाह्य चोल की विशेषता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये बाह्य आवरण पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करता है विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों से, जैसे बैक्टीरिया से, विभिन्न पीएच से, अति अम्लता या अति क्षारता से, आदि से। और उसका कारण है एक विशिष्ट प्रकार का रसायन जिससे ये बाह्य चोल बनता है, और उस रसायन का नाम है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, स्पोरोपोलेनिन। दोहराइएगा, क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन। तो जो बाह्य चोल होता है वो विभिन्न आकृतियों का होता है और एक विशिष्ट प्रकार के प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। इस कार्बनिक पदार्थ को, इस प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ को स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। अब तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं मिला है जो इस स्पोरोपोलेनिन को पचा सके। और दूसरी बात कि ये विभिन्न प्रतिरोधों से, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, तापमान हुआ, उसके अलावा जो पीएच हुई, अधिक पीएच या कम पीएच, उससे पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अंतःचोल। जो अंतःचोल होता है, वो अंतःचोल बना होता है दो रसायनों से, सेल्यूलोज और पैक्टीन। ठीक है,
और ये जो होता है ये सपाट होता है, पहली बात अंतःचोल, और किसका बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन का। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, स्पोरोपोलिनिन को आपको याद रखना है कि स्पोरोपोलिनिन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो बाह्य आवरण है या बाह्य चोल है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं यहां पर जहां पर स्पोलोपोलिनिन पोलिनिन का जमाव नहीं होता। ठीक है, उस जगह पर क्या छूट जाते हैं, छिद्र छूट जाते हैं एक तरह से। ठीक है, इन्हीं छिद्रों से अंकुरण होता है और पराग नली का निर्माण होता है। इन छिद्रों को कहा जाता है जनन छिद्र। किस नाम से जानते हैं इसे, जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। ये भी हम किसके अंदर बात करेंगे, बाह्य चोल के अंदर ही बात करेंगे कि बाह्य आवरण पर कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता, वहां पर कुछ स्थान छूट जाते हैं जिनसे होकर पराग नली का निर्माण होता है या पराग कणों का अंकुरण होता है, इन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलें, फिर और आगे अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ यहां पर होती है एक प्लाज्मा झिल्ली। जब परागकण बनता है तो प्रारंभ में वो एक कोशिक रहता है, लेकिन इसमें फिर विभाजन होता है और अब ये बना लेता है आगे की तरफ नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले इसकी ये कोशिका जो होती है वो दो विभागों में या दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, एक बड़े आकार की कोशिका और दूसरी होती है छोटे आकार की कोशिका। जो बड़े आकार की कोशिका है उसी के अंदर एक छोटे आकार की कोशिका और रहती है। ठीक है, आगे का आपका डिटेल नहीं है यहां पर, चलिए मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं कि ये आपके परागकण रहता है। जो ये कोशिका है इसमें विभाजन होता है और विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं, एक ये बड़े आकार की कोशिका और एक ये छोटे आकार की कोशिका। ठीक है, दिख रही है आपको ये छोटे आकार की कोशिका, ये कोशिका कहलाती है कायिक कोशिका। ठीक है, और ये वाली कोशिका कहलाती है जनन कोशिका। ये जनन कोशिका आगे चलकर नर युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक है, पहले इससे नीचे वाली भित्ति से चिपकी रहती है। ठीक है, लेकिन बाद में अलग हो जाती है, और बाद में अलग होकर क्या करती है, ये कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में डूब जाती है। ठीक है, दो तरह से, और इसकी आकृति कैसी हो जाती है, तर्करूपी। क्लियर है, यही तर्करूपी जनन कोशिका एक बार फिर विभाजन करेगी और दो नर युग्मक बनाएगी। ठीक है, क्लियर। तो यहां देखिए ये पराग कण कण जो है वो कितनी कोशी की अवस्थाओं में बदल गया, द्विकोशी की अवस्थाओं में बदल गया, और अब ये पराग कण कहलाता है नर युग्मकोद्भिद। क्यों कहलाता है नर युग्मकोद्भिद, कमल ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्योंकि बाद में आगे चलकर ये वाली जो कोशिका है ये दो नर युग्मक बना देती है विभाजन करके। ठीक है, तो नर युग्मकों को बनाने के लिए की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, अब नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। जब ये एक कोशिका अवस्था में रहता है तब परागकण कहलाता है, लेकिन जब ये विभाजन करके दो कोशिका अवस्था में आ जाता है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, तब हम इसे क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि आवर्त बीजीय पादपों में नर युग्मकोद्भिद कितने कोशिकीय होता है, तो देखा मुझे जवाब दीजिए कितने कोशिकाओं वाला होता है नर युग्मकोद्भिद, द्विकोशिकीय होता है। ठीक है, द्विकोशिकीय होता है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं कि ये दोनों कोशिकाएं द्विगुणित हैं या अगुणित, नर युग्मक अगुणित है ना, ये तो सब जानते हैं नर युग्मक अगुणित ही होंगे, ये दोनों कोशिकाएं द्विगुणित हैं कि अगुणित हैं, अगुणित होती है बेटा। क्यों, क्योंकि ये बनी है परागकण से, और परागकण कैसा होता है, अगुणित ही होता है, तो अगुणित से जब बनेंगी तो अगुणित ही रहेंगी। ठीक है,
तो ये होती है परागकण की संरचना। वापस देखिए, इसमें दो आवरण होते हैं, बाह्य चोल, अंतःचोल। बाह्य चोल स्पोरोपोलिन का बना होता है, जो एक अत्यंत प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जो परागकणों को प्रतिरोधों से सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता, वहां पर कुछ छिद्र छूट जाते हैं, इन छिद्रों को जनन छिद्र कहा जाता है। इन्हीं से होकर परागकणों का अंकुरण होता है और परागनली का निर्माण होता है। अंतःचोल सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है, ठीक है। इसके भीतर की ओर दो कोशिकाएं होती हैं, एक बड़े आकार की कोशिका, एक छोटे आकार की कोशिका। जो बड़े आकार की कोशिका है उसे कायिक कोशिका कहा जाता है, जो छोटे आकार की कोशिका है उसे जनन कोशिका कहा जाता है। जो कायिक कोशिका है, उस कायिक कोशिका का में जीव द्रव्य सघन होता है और केंद्रक भी बड़े आकार का होता है। जो जनन कोशिका होती है वो चपटी, पतली, तर्कु रूपी होती है। तर्कु रूपी का मतलब होता है बेटा दोनों किनारे पतले होते हैं, बीच में से मोटी होती है, ठीक है। ये तर्करूपी कोशिका, बड़े आकार की कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है तथा छोटे आकार की कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। ये जनन कोशिका कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है, माने कि एक कोशिका के अंदर दूसरी कोशिका, यूं कह सकते हैं, ठीक है। ये जो जनन कोशिका है ये कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में डूबी रहती है, ठीक है। अधिकांश जो पादप होते हैं उनमें पराग कोशों का जब स्फुटन होता है तो पराग कोश इस अवस्था में बाहर आते हैं। लगभग लगभग 60% जो आवर्त बीजीय पादपों के परागकण हैं वो इस अवस्था में पराग कोश से बाहर आते हैं, माने कि द्विकोशी की अवस्था में बाहर आते हैं, ठीक है। शेष जो 40% बचे हैं उन 40% में भी ये जनन कोशिका, 40% में क्या होता है कि ये जो जनन कोशिका होती है ये फर्दर डिवीजन करती है और दो छोटी कोशिकाएं बनाती हैं और ये दोनों छोटी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? नर युग्मक कहलाती हैं। तो जो 40% पादप हैं उनमें तीन कोशिकीय अवस्थाओं में ये बाहर आते हैं पराग कणों से, ठीक है। तो 60% से अधिक आवृतबीजीय पादपों में द्विकोशिकीय अवस्था वाला परागकण बाहर आता है पराग कोशों से और शेष में तीन कोशिकीय अवस्था में बाहर आता है। यहां तक कोई डाउट बेटा? चलिए, तो अब मैं जो एक्स्ट्रा चीजें वो मिटा देता हूं, नहीं तो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे आपको। चलिए, तो परागकण, परागकण अंदर ही विभाजन करता है, दो कोशिकीय अवस्था, और ये इसकी संरचना 60% में यही होता है, ठीक है। और बाकी में क्या हो जाता है, ये जनन कोशिका भी विभाजन का होके दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, ठीक है। चले, लिख लें अब इसको और फिर साथ के साथ एक बार हम वापस रिवाइज करेंगे ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालिए अब सब लोगों ने, परागकण। लिखिए इसमें, परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। आगे लिखिए, परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं जिनका व्यास लगभग जिनका व्यास लगभग 20 सॉरी 25 से 30 सॉरी 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है।
लाइन चेंज कीजिए। परागकोश की भित्ति दो परतों से बनी होती है। परागकोश की भित्ति दो परतों से बनी होती है। परागकोश की भित्ति दो परतों से बनी होती है। एक के नीचे एक लिखिएगा। नंबर एक, बाह्य चोल। सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू बेटा। परागकण की भित्ति दो परतों से बनी होती है। परागकण की भित्ति दो परतों से बनी होती है। एक के नीचे एक लिखिएगा। नंबर एक, बाह्य चोल। और नंबर दो, अंतःचोल। नंबर एक, बाह्य चोल। नंबर दो, अंतःचोल। सबसे पहले पहला वाला लिखिए, बाह्य चोल। हेडिंग डालिए, बाह्य चोल। इसमें लिखिए, परागकण की कठोर बाहरी भित्ति, परागकण की कठोर बाहरी भित्ति बाह्य चोल कहलाती है। कठोर बाहरी भित्ति बाह्य चोल कहलाती है। जो जो एक विशिष्ट प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ, जो एक विशिष्ट प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है। विशिष्ट प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। विशिष्ट प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ठीक है भाई, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। इस कार्बनिक पदार्थ के कारण ही, इस पदार्थ के कारण ही परागकण, इस कार्बनिक पदार्थ के कारण ही परागकण उच्च ताप, परागकण उच्च ताप अम्लों एवं क्षारों, कोमा लगाइएगा, अम्लों एवं क्षारों से सुरक्षा प्राप्त करता है। इसी प्रतिरोधक पदार्थ के कारण परागकण उच्च ताप अम्लों एवं क्षारों से सुरक्षा प्राप्त करता है। अब तक ऐसा कोई भी एंजाइम ज्ञात नहीं है, अब तक ऐसा कोई भी एंजाइम ज्ञात नहीं है जो जो इस जो स्पोरोपोलिनिन को विघटित करे, जो स्पोरोपोलिनिन को विघटित करे। विघटित माने कि डिकम्पोज कह दें इसको, है ना, ब्रेकडाउन कह दें, है ना। आगे देखिए, इसमें पैरा चेंज कीजिएगा। बाह्य चोल पर जहां स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है, बाह्य चोल पर जहां स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है, बाह्य चोल पर जहां स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है, जहां स्पोरो को विघटित कर सके।
सुमित बहुत पीछे छूट जाते हो बेटा, अगर ऐसा हो ना बार बार, तो इसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लिया करो, उसमें कोई लाइन अगर छूट जाए ना तो वहां से लिख लिया करो इसको। ठीक है ना? हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, है ना, वो रिकॉर्डिंग में देख लिया करो फिर उसको। ठीक है, चलिए आगे लिखिए बेटा। क्या लिखा था, कोई लाइन बताएगा मुझे? लिखिए आगे। बाह्य चोल जहां स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है, बाह्य चोल जहां स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है, बाह्य चोल जहां स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है, वहां छिद्र रह जाते हैं, वहां छिद्र रह जाते हैं। जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ये जनन छिद्र पराग अंकुरण में सहायता करते हैं। ये जनन छिद्र पराग अंकुरण के समय सहायता करते हैं। चलिए एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि पराग कणों को लंबे समय तक, मतलब कि बहुत पुराने पुराने समय के पराग कण भी जीवाश्म के रूप में हमें मिल पाए हैं, ठीक है, वो विघटित नहीं हुए हैं, ठीक है, माने कि जमीन में आज भी हमें मिल जाते हैं अगर हम खुदाई करें या देखें इन्हें, तो उसका क्या कारण है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पराग कण जीवाश्म के रूप में दिखाई देते हैं, तो आप क्या कहोगे? स्पोरोपोलन के कारण, ठीक है, तो कभी आ जाए इस तरह से तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यार जीवाश्म में शेष कौन रहता है? शेष वो रहता है जिसका अपघटन नहीं होता, तो अपघटन किसका नहीं होगा? परागकण में किसकी वजह से अपघटन नहीं होगा? तो वो है स्पोरोपोलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। तो ये था बाह्य चोल। अब पैराचेन सॉरी नेक्स्ट नंबर 2 नंबर टॉपिक डालें, अंतः चोल। अंतः चोल, इसमें लिखिए, यह एक पतली सतत परत होती है, यह एक पतली सतत परत होती है, यह एक पतली सतत परत होती है, देख लिया भाई, जो जो सेल्यूलोज और जो सेल्यूलोज और जो सेल्यूलोज और किसकी बनी होती है बताओ जरा? पैक्टीन की बनी होती है, जो सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी होती है, ठीक है। चलिए अब पैरा चेंज करें। अब इधर ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक हम पहुंच गए, बाह्य आवरण अंतः आवरण, ठीक है। अब इसके अंदर और चलते हैं, तो अंदर एक प्लाज्मा झिल्ली मिलती है, ठीक है। और पराग कण जब और ज्यादा परिपक्व हो जाता है तो ये द्विकोशी की अवस्था में आ जाता है। बड़े आकार की कोशिका को क्या कहा जाता है? और दूसरी तर्को रूपी आकृति की जो कोशिका होती है उसे जनन कोशिका। चलिए तो आगे लिखिए, पैरा चेंज कीजिएगा। अब यहां पर बाह्य चोल अंतः चोल खत्म हो गया, अब अंदर चल रहे हैं अपन, तो लिखिए, पराग कण का जीव द्रव्य,
परागकण का जीवद्रव्य प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा होता है। परागकण का जीवद्रव्य प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा होता है। जब परागकण परिपक्व होता है, आगे लिखिए, जब परागकण परिपक्व होता है इधर ध्यान दीजिए सब, ये परागकण है और जब ये परिपक्व होता है तो कितने कोशिका अवस्थाएं वाला हो जाता है, द्विकोशिकीय अवस्था वाला हो जाता है। तो लिखिए, जब परिपक्व होता है तब इसमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर पैरा चेंज कीजिएगा। बड़े आकार की कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है। रुकिए एक मिनट, रुकिए रुकिए। हम्म, ऐसा लिखिए, दोनों के नाम ही लिख लेते हैं। नंबर एक लिखिए कायिक कोशिका, नंबर दो लिखिए जनन कोशिका। नंबर एक लिखिए कायिक कोशिका, नंबर दो लिखिए जनन कोशिका। दो कोशिकाएं पाई जाती है, उसके बाद लिखिए नंबर एक कायिक कोशिका, नंबर दो जनन कोशिका। कायिक कोशिका हेडिंग डालिए। कायिक कोशिका हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए कायिक कोशिका बड़े आकार की कोशिका होती है जिसका जीवद्रव्य सघन, जिसका जीवद्रव्य सघन एवं जिसका जीवद्रव्य सघन एवं प्रचुर खाद्य भंडार युक्त होता है। जिसका जीवद्रव्य सघन एवं प्रचुर खाद्य भंडार युक्त होता है। इसमें एक बड़ा अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जिसमें इसमें एक बड़ा अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, मतलब गोलाकार नहीं होता, अनियमित आकृति होती है। अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हेडिंग डालिए जनन कोशिका। है बेटा, खाद्य पदार्थ से मतलब पोषक तत्व, यूं कह सकते हैं पोषक पदार्थ मौजूद होते हैं, है ना। हाँ बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक लिख लिया। जनन कोशिका लिखिए, यह छोटी तर्कुरूपी कोशिका होती है। यह छोटी तर्कुरूपी कोशिका होती है जिसमें सघन जीवद्रव्य व एक केंद्रक पाया जाता है। जिसमें सघन जीवद्रव्य व एक केंद्रक पाया जाता है। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत कम देखने को मिलती है वो क्या, कि ये जनन कोशिका कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती है। अगली लाइन में लिखिए, यह जनन कोशिका कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती है। यह जनन कोशिका कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती है। कायिक कोशिका के सॉरी जीवद्रव्य में तैरती रहती है। तो ये हो गया कायिक कोशिका और जनन कोशिका। ठीक है,
अब जो अंतिम बात करनी है हमें वो क्या है कि ज्यादातर माने कि लगभग 60% आवर्त बीजीय पादपों में पराग कोशों का जब स्फुटन होता है तो पराग कण इसी द्विकोशी की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लगभग 60% आवर्त बीजीय पादपों में पराग कोश से स्फुटन के बाद जो पराग कण निकलते हैं वो कैसे होते हैं, द्विकोशिकीय होते हैं। और शेष आवर्त बीजीय पादपों में ये जनन कोशिका विभाजन कर लेती है और दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, माने कि तीन कोशिकीय की अवस्था में स्फुटन होता है। 60% में द्विकोशिकीय और शेष में तीन कोशिकीय की अवस्था। ठीक है, लिख लें इसे, लिखिए जरा। क्या बेटा? हाँ, संगलित। संगलित का वो मतलब होता है डूबा हुआ, है ना, मिक्स होना उसमें। संगलित का मतलब वो होता है बेटा। चलिए आगे लिखिए बेटा, पैरा चेंज कीजिएगा सब। यहां पर हमारे वो दोनों कोशिकाओं के बारे में डिटेल खत्म हो गई, अब आगे लिख रहे हैं हम। लगभग 60% से अधिक आवर्त बीजीय पादपों में, लगभग 60% से अधिक आवर्त बीजीय पादपों में परागकण परागकण लगभग 60% से अधिक आवर्त बीजीय पादपों में, लगभग 60% से अधिक आवर्त बीजीय पादपों में परागकण इसी इसी द्विकोशिकीय अवस्था में, इसी द्विकोशिकीय अवस्था में पराग कोश से बाहर आते हैं, पराग कोश से बाहर आते हैं। फिर पैरा चेंज कीजिएगा, देख लिया, पराग कोश से बाहर आते हैं, इसी द्विकोशिकीय अवस्था में पराग कोश से बाहर आते हैं। आगे लिखिए, शेष, पैरा चेंज कर लो चाहो तो, शेष प्रजातियों में, शेष प्रजातियों में क्या होता है, शेष प्रजातियों में जनन कोशिका, शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर, विभक्त होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। अर्थात इन शेष प्रजातियों में, इन शेष प्रजातियों में परागकण, परागकण तीन कोशिकीय की अवस्था में, तीन कोशिकीय की अवस्था में, हाँ, तीन कोशिकीय की अवस्था में पराग कोश से बाहर आता है। तीन कोशिकीय की अवस्था में पराग कोश से बाहर आता है। ठीक है भाई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, फिर आप इससे ये वाला डायग्राम बना लेना। क्रम से बनाना, ये वाली अवस्था, फिर ये वाली अवस्था। ठीक है, इसी में ये दो नाम भी ऐड कर देना, है ना, ये वाला चित्र अलग से बनाने की जरूरत नहीं, फिर ये वाला डायग्राम बना लें।
ठीक है। कल हम बात करेंगे भाई परागकण के महत्व के बारे में, माने कि उसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां हैं, उन दोनों के बारे में। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कल क्लास में पूछ लेना भाई मुझसे, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप कर देना मुझे। ओके बेटा, थैंक यू भाई। बाय बच्चों, बाय बेटा।